Bismillahirrahmanirrahim. Hello, students. How are you all? Today, the topic is related with the excretion. Yesterday, we did osmoregulation and anhydrobiosis in terrestrial animals, and today we will be starting the topic of excretion. Actually, excretion is the removal of harmful substances from the body. It must be eliminated, otherwise it will cause the problem inside the body. It will cause the toxicity. When we hear the word excretion, we had a concept in the mind that it's just the excretion of urine, the harmful waste products. But in the case of lungs, the carbon dioxide is also an excretory product. In case of kidney, the kidney excretes urine, and in case of skin, the skin excretes the excess of salts, excess of water. आप आपने होम्योस्टेसिस में रीड आउट किया था, आपने होम्योस्टेसिस में पढ़ा था कि आपकी ये जो स्किन है, ये जब ओवर हीटिंग हो जाती है तो मैसेज जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स से ब्रेन सेंटर्स को जाता है, और ब्रेन सेंटर्स से जो न्यूरॉन हैं, इफेक्टर्स जो हैं, वो सिग्नल देते हैं स्किन को कि ओवर हीटिंग है. तो ओवर हीटिंग की वजह से आपकी ये जो ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स, वो स्टिमुलेट होते हैं और एक्सेस ऑफ स्वेट्स रिलीज़ करते हैं. सो वी कैन से दैट एक्सक्रीशन में आपके पास लंग्स की कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है, किडनी का यूरिन भी आ जाता है, और स्किन में आपके पास स्वेट्स भी आ जाते हैं. और इसके अलावा वो प्रोडक्ट्स जो कि जिनमें यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया प्रेजेंट है. वर्टिब्रेट्स के केस में जिनके आपने पढ़ा है कि वर्टिब्रेट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दे हैव द स्पेसिफिक वर्टिबल कॉलम. एंड वर्टिब्रेट्स के केस में आपके पास वेल डिफाइंड ऑर्गन सिस्टम होते हैं. और किडनी जो है वर्टिब्रेट्स के केस में बहुत डेवलप्ड है. वहाँ पर न्यूरॉन्स हैं जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं किडनी के. ठीक है, वी विल इंशाल्लाह डिस्कस द नेफ्रॉन, the structure of nephron, ultrafiltration, the topic which are related with the nephron and kidney will be discussed in the class. Okay, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है. आपकी जो किडनीज हैं, या हम कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं, वो लोअर ऑर्गेनिजम्स में कैसे थे और फिर हायर ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन के प्रोसेस के दौरान ये डेवलप होकर एक प्रॉपर किडनी का स्ट्रक्चर बन गए. तो स्टार्ट में जैसे ही ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एवॉल्व हुए, तो हमारे पास जो कि लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें एग्जांपल प्लेटीहेल्मिन्थेस की आ जाती है, इसमें किडनी तो थी, लेकिन उसको हमने कहा कि इट इज़ द ट्यूबुलर टाइप, इट इज़ द मोस्ट एडवांस टाइप, इट इज़ द मोस्ट हम कह सकते हैं प्रिमिटिव टाइप, नॉट एडवांस, प्रिमिटिव टाइप. ओके, it is the most primitive type of kidney which is present in the platyhelminthes, which is the tubular form of kidney. And we are saying that in case of platyhelminthes, the organ which is present for excretion is called protonephridia. You have to remember this for the MCQ and for the board point of view, as you have read already in your first year that protonephridia are the organ of excretion in case of platyhelminthes, as the body is not too complex. ठीक है, तो आपके पास इनवर्टिब्रेट्स के केस में एक और किडनी का स्ट्रक्चर आता है जो कि बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ किडनी है. वी आर सेइंग दैट कि आपके पास ये जो है मेटानेफ्रिडिया है. इन केस ऑफ अर्थवॉर्म, द organ of excretion is in the form of segments. Each and every segment in the earthworm have a pair of metanephridia. Metanephridia is the organ of excretion in case of earthworm. Then we came to the vertebrates. First time जो किडनी है वो सबसे पहले हैग फिश में देखी गई. तो हमने कहा कि आपके पास ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया और किडनी, तो ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के दौरान प्रिमिटिव से कॉम्प्लेक्स की तरफ चला गया ये ऑर्गन. यानी पहले प्रिमिटिव था, पहले प्रोटोनेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया एंड देन किडनी आपके पास फर्स्ट टाइम जो है वो एवॉल्व हुई.
तो आपके पास इस प्रोसेस को कहते हैं कि देयर इज़ अ ग्रेजुअल चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड दिस इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में किडनीज जो हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स से लेके हायर ऑर्गेनिजम्स तक, प्रिमिटिव से लेके एडवांस हुई। ठीक है, तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स वी हैव प्रोटोनेफ्रिडिया एंड मेटानेफ्रिडिया, बट in case of vertebrates we have a proper kidney with the structural and functional unit called nephron. And sometimes the question frames that which is the largest external organ. The skin is the largest external organ. Which is the largest internal organ? The liver is the largest internal organ. Okay. Then we came to, हम पढ़ रहे थे मेटाबॉलिज्म को, एक्सक्रीशन को। तो एक्सक्रीशन में मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनकी पहले ब्रेक डाउन होती है। उनकी पहले क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास ये जो मेटाबॉलिज्म है, इट इज़ अ set of reactions which are taking place in the body of the living organisms. It is a set of chemical reactions. It is the set of reactions, life sustaining reactions. ठीक है, तो आपके पास there are three main purpose for the metabolism in the body of organisms. First of all, the main purpose is the conversion of food to energy. From where this food came, from where these biomolecules या macronutrients came, actually proteins, fats and carbohydrates which we consume, these are the foods. और ये फूड जो है एनर्जी में कन्वर्ट होना ज़रूरी है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पायरेशन, जहाँ आपकी कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा था। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो बन रहा था, तो ये बहुत इजी वे है, ये इजीली कन्वर्जन होती है। जबकि इन केस ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड लिपिड्स, ये इनकी जब ब्रेकडाउन होती है तो इसमें आपके पास जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और बहुत टॉक्सिक होते हैं। बहुत से ऑर्गेनिजम्स में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इन केस ऑफ फिशेस अमोनिया प्रोड्यूस होगा। कहते हैं कि अमोनिया जो है वो बहुत ही हाईली टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट है, तो इसका बॉडी से एलिमिनेट होना ज़रूरी है। इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स अमोनिया को हम पहले कन्वर्ट करेंगे यूरिया, यूरिक एसिड में। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट, कि आपके पास हैबिटेट क्या है उस ऑर्गेनिज्म की। पहले तो मैं आपको मेटाबॉलिज्म का थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक सेट ऑफ रिएक्शंस हैं जो कि जिसमें कटिंग होती है, ब्रेकडाउन होती है और जिसमें आपके पास फॉर्मेशन भी होती है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपके पास ये जो एनाबॉलिज्म है, इसमें कंपाउंड्स जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, सिंपलर से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो हैं वो बनते हैं। जबकि कैटाबॉलिज्म में आपके पास लार्जर मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स की ब्रेकेज होती है, ब्रेक डाउन होती है, कट डाउन होता है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। फिर आपके पास हम कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपके पास एक्सक्रीशन का जो फिनोमेना है वो डिफरेंट है, और आपके पास ये जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें एक्सक्रीशन का फिनोमेना डिफरेंट है। लेट्स से फॉर एग्जांपल वी टुक एन एग्जांपल ऑफ पैरामीशियम या प्रोटोजोआ। इन केस ऑफ प्रोटोजोआ या पैरामीशियम, आपके पास इजीली जो है ऑक्सीजन बॉडी में डिफ्यूज़ कर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से डिफ्यूज़ आउट हो जाती है। तो वहाँ उस केस में आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में सिंपल है, बहुत एक्सक्रीशन सिंपल है, बॉडी के थ्रू ही एक्सक्रीशन हो जाती है। लेकिन जब बात आती है हायर ऑर्गेनिजम्स में, तो हायर ऑर्गेनिजम्स में फिर आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चला जाता है प्रोसेस या मैकेनिज्म। We take food and that food is became the part of our body. हमें पता है कि हमारी बॉडी का पार्ट बन जाती है ये फूड।
पार्ट बनने के बाद अब इसकी मेटाबॉलिज्म होगी, केमिकल रिएक्शन होंगे, ब्रेकडाउन होगी, ब्रेकेज होगी, यूटिलाइजेशन होगी। ठीक है, तो हम जब इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स की कट डाउन करते हैं, ब्रेकेज करते हैं और इसको केमिकल रिएक्शंस जब इसमें होते हैं बॉडी में और इनकी ब्रेकडाउन होती है, तो हम ये ग्रोथ के लिए भी यूज़ करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, मूवमेंट के लिए भी ये सारे मटेरियल्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम अगर एक फूड ले रहे हैं तो उसमें प्रोटीन्स भी हैं, फैट्स भी हैं, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सब कुछ है। तो ये प्रोटीन्स जो हैं बॉडी में इंटर होते साथ ही केमिकल रिएक्शंस का पार्ट बनने के बाद इनकी ब्रेकेज या ब्रेकडाउन होती है और ब्रेकडाउन के बाद प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड में ब्रेक हो जाते हैं और हमारी ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट बनने के बाद हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास असल में प्रॉब्लम जो है वो प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर में या न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में ये है कि इनमें एक पार्ट होता है अमाइनो ग्रुप, एमाइंस। अमाइनो ग्रुप एमाइंस ये बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से आपके पास एक्सक्रीट आउट होते हैं बॉडी से और इनका एक्सक्रीट होना भी ज़रूरी है। जैसे इन केस ऑफ न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर आपके पास ये अमाइनो ग्रुप के फॉर्म में है और इन केस ऑफ प्रोटीन्स यहाँ अमाइन ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये दोनों नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं they must be removed from the body, otherwise they will cause the problem inside the body, they will cause toxicity, they must be removed. So there is a mechanism for that, there is a specific mechanism for that. तो इस mechanism को जो है excretion का process fulfill करता है। excretion के process में आपके पास अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड बॉडी में बनेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कौन सी हैबिटेट में रह रहा है। सो वी डिवाइड द टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट इनटू 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट। Some of the nitrogenous waste are produced in higher organisms while others are produced in lower organisms as well. ठीक है, तो आपके पास ये नाइट्रोजीनस वेस्ट में सबसे पहले एग्जांपल आपके पास आ जाती है अमोनिया की। अमोनिया, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ नाइट्रोजीनस वेस्ट विच इज़ हाईली टॉक्सिक. It is highly toxic nitrogenous waste. It must be eliminated from the body, and the organs which are performing function during the excretion are kidney. The structural and functional unit of kidneys are nephron. नेफ्रॉन में बोमेंस कैप्सूल है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये सारा का सारा प्रोसेस, ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है ये हमारे नाइट्रोजीनस वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। आपके पास बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में और बहुत से ऐसे हैं जो कि आपके यूरिन का पार्ट बन जाते हैं और एलिमिनेट हो जाते हैं बॉडी से। तो किडनी इज प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल इन एक्सक्रीटिंग दिस वेस्ट प्रोडक्ट्स। वी हैव मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स इन केस ऑफ किडनी, human kidney. We have million and million of nephrons. We are millionaire as far as kidney is concerned, kidney nephron is concerned. Then nitrogenous waste के आपके पास कौन कौन सी टाइप्स हैं? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब अगर अमोनिया है तो अमोनिया एक ऐसा नाइट्रोजीनस वेस्ट है जो कि बहुत ही टॉक्सिक है। तो ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म इसको एक्सक्रीट करेंगे जो ऑलरेडी वाटर में रहते हैं, जिनको वाटर की अवेलेबिलिटी का कोई मसला नहीं है, जिनको ड्राइनेस का या डिहाइड्रेट होने का प्रॉब्लम नहीं है। तो अमोनिया एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि वाटर के साथ सॉल्युबल भी है और 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इट रिक्वायर्स 500 ml ऑफ वाटर टू बी कन्वर्टेड इनटू द नॉन टॉक्सिक फॉर्म। अगर हमें अमोनिया को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें 500 ml यानी हाफ लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए, जो कि आपकी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में इजीली अवेलेबल होगा। ठीक है, तो उनको कोई मसला भी नहीं है, वो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, वो अमोनिया को कन्वर्ट नहीं करेंगे। So that organisms are called ammonotelic organisms, and the example for that is most of the
fishes. In case of vertebrates and in case of invertebrates, we have sponges, protozoans, coelentrates and echinoderms. These are the example. अब अक्सर MCQs में क्वेश्चन किया जाता है द अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स आर, या आपके पास ये क्वेश्चन किया जाएगा कि स्पॉन्जेस आर अमोनोटेलिक, यूरोटेलिक और यूरिकोटेलिक. इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास. देन वी हैव द थर्ड nitrogenous waste. The third nitrogenous waste is urea. Urea is 100,000 times less toxic than ammonia. Less toxic than ammonia. Ammonia आपके पास जो कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में था तो वहाँ पर कोई मसला नहीं था. अगर टॉक्सिक है भी तो वाटर ने उसको डाइल्यूट करके उसके पॉइजनस फॉर्म को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में, टॉक्सिक फॉर्म को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. यहाँ पर अब आपके पास यूरिया जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होगा जो कि टेरेस्ट्रियल लाइफ है, जहाँ पर ड्राइनेस का या डिहाइड्रेट हो जाने का प्रॉब्लम है. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूरिकोटेलिक कहते हैं. एंड द एग्जांपल फॉर दैट इज मेरीन ऑर्गेनिजम्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, शार्क एंड बोनी फिशेस. सो यूजुअली आपके पास ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो यूरिक एसिड से आता है. यूरिक एसिड जो कि एक बहुत ही लेस टॉक्सिक है, बिल्कुल लीस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड नाइट्रोजीनस वेस्ट है, लेस टॉक्सिक है. ये क्वेश्चन फ्रेम होता है कि लैंड स्नेल इज़ यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और अमोनोटेलिक. इस तरह भी क्वेश्चन दे सकते हैं और इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है कि यूरिकोटेलिक आर, फिर दिया जाएगा वर्टिब्रेट्स, मैमल्स या लैंड स्नेल. ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास, ऑप्शन राइट ऑप्शन को करेक्ट करना ज़रूरी है. फिर हमने कहा कि आपके पास यूरिकोटेलिक वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो किसकी फॉर्म में होंगे, यूरिया की फॉर्म में होंगे, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होंगे. आपने बर्ड्स के केस में देखा होगा, इंसेक्ट्स के केस में देखा होगा. ठीक है, तो यूरिक एसिड वो नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि पीपीटीज की फॉर्म में या प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में एक्सक्रीट होता है और बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर हमें चाहिए इसकी एक्सक्रीशन के लिए, इसको नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कन्वर्ट द नाइट्रोजीनस वेस्ट इनटू द नॉन टॉक्सिक फॉर्म एंड फॉर दैट वी रिक्वायर वाटर. एंड द एनिमल्स which are living in the watery environment, which are living in aquatic environment, for them it is not a problem for them to manage the water. उनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादातर आपके पास यूरिकोटेलिक, यूरिया जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, प्रॉब्लम उनको होती है कि उनके पास वाटर वेस्ट करने की जो है ऑप्शन नहीं है. वाटर वेस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो वो एनर्जी जो है वो इन्वेस्ट कर लेते हैं इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, जिसके लिए हमें 50 ml ऑफ वाटर चाहिए. आई होप दैट दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क फ्रॉम मी इन दी व्हाट्सएप ग्रुप.